हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर की तैयारी चल रही है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। इस पे अपन 20 MCQ लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? तो पहला देखते हैं, अंशों के निर्गमन। अगर हम शेयर इशू करते हैं और हमें बदले में पैसा मिलता है तो डेफिनेटली वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सेकंड, ऋण पत्रों का शोधन। जब हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं हमारा पैसा जाता है और ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर इशू करना और उसका रिडम्पशन करना बोथ आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ब्याज का भुगतान। देखिए, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो बदले में हमें ब्याज देना पड़ता है, तो डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग है, उसी की वजह से हमें ब्याज देना पड़ता है तो वो भी फाइनेंसिंग है। तो ये अभी तक तीनों फाइनेंसिंग आई है। लाभांश की प्राप्ति। तो आप सोचिए, हमें लाभांश क्यों मिलेगा? हमें लाभांश तब मिलेगा जब हम शेयर्स को परचेज करेंगे, यानी हम जब शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो शेयर्स में पैसा लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नतीजे के तौर पे हमें डिविडेंड मिलेगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप कैश फ्लो समझना चाहते हो तो एक रूल अच्छे से समझ लो, वो ये है कि जो मेन रीजन होता है उसके वो एक्टिविटी और जो उससे रिजल्ट एक्टिविटी होती है वो दोनों सेम होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नतीजा ये कि आपको डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक नमूना और बताता हूं, कभी आपसे पूछेगा रेंट रिसीव, तो आप याद रखिएगा रेंट हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी, तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नतीजे के तौर पर रेंट मिलना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। तो डी इसका आंसर होगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो? जब हम फिक्स्ड असेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इसे हम कहेंगे CI, कैश इन फ्लो। परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार पे मशीन खरीदेंगे तो हमारा पैसा नहीं जाएगा, नो आउटफ्लो। जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास पैसा आएगा, कैश इनफ्लो। जब हम कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, मान लीजिए हम बिजनेस जब चलाते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा हमारे पास आता है तो दैट इज ऑल्सो अ कैश इनफ्लो। सेल से, डेटर से, सर्विसेज रेंडर करने से हमारे पास पैसा आता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बी इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। और सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। मशीन के उधार क्रय में कोई नकद का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि इसमें नकद भुगतान नहीं किया गया है। वेल, अगला क्वेश्चन, डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज शोन ऑन। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फाइनेंसिंग कंपनी होने पे आंसर कुछ और होता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने पे आंसर कुछ और होता है। लेकिन डिविडेंड पेड ये एक ऐसी आइटम है, चाहे डिविडेंड पेड कोई भी कंपनी करे, किसी भी तरह की कंपनी जब डिविडेंड पे करेगी, इट विल ऑलवेज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि इसका मैं अगेन रूट कॉज रीजन बताऊं, आप डिविडेंड क्यों पे करोगे? क्योंकि आपने कभी ना कभी शेयर इशू किए होंगे, जिनको आपने शेयर इशू किए होंगे उन्हीं को आप कभी ना कभी डिविडेंड पे करोगे। सो आई वांट टू से दैट शेयर इशू करना is a financing activity. So as a result, dividend payment is also a financing activity for all kind of companies, irrespective of चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग कंपनी हो, लाइक फाइनेंस कंपनी हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नो डाउट इन दैट। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, डिविडेंड पेड बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो मैंने अभी कहा डिविडेंड का पेमेंट करना हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी वित्तीय गतिविधि कहलाएगा, जिसके लिए वित्त पोषण गतिविधि भी आंसर होता है। वेल, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो अब आपको मिलान करना है, यानी ये एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ कैश टू अक्वायर डिवेंचर बाय एन इन्वेस्टिंग कंपनी, एक निवेश कंपनी द्वारा ऋण पत्र को खरीदना। तो देखिए, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज होती हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती ही रहती हैं, ये उनके लिए रूटीन एक्टिविटी है। कोई और डिवेंचर खरीदेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, अगर कंपनी अपने ही डिवेंचर वापस खरीदेगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदने ही होते हैं
इन्वेस्टमेंट कंपनी शेयर खरीदे, डिवेंचर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, ये उसके लिए रूटीन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये मैंने लिख दिया। लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए सजेस्ट करूँ, सपोज करो पहला पॉइंट आपको लगेगा यार मेरे को तो आ नहीं रहा, तो लेट्स पुट ऑन होल्ड, इसको होल्ड पे छोड़ दो, आसान आसान कर लो। गुडविल परचेज करना, गुडविल यानी इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये में तो आप श्योर हो, ये में आप श्योर हो, तो आप देखो मैंने एक मिला लिया। मैं अब इससे तलाश करता हूँ मेरे आंसर की कि सेकंड का मिलान बी के साथ होगा। मैं अब ऑप्शन देखता हूँ जहाँ सेकंड के साथ बी हो। इसमें सेकंड के साथ डी है तो ये गलत हो गया, इसमें सेकंड के साथ बी है तो ये मेरे लिए ऑप्शन है, इसमें भी सेकंड के साथ बी है तो ये मेरे लिए ऑप्शन है, और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बी और सी में से लड़ाई है, मैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। डिविडेंड पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई सेड अर्लियर कि डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो ये मेरा मैच हो गया। इसमें भी मैं डबल श्योर हूँ, तो मैं जिनमें डबल श्योर हूँ थर्ड का ए आएगा, तो ये थर्ड का ए आ गया, और थर्ड का ए यहाँ पे भी है, यानी अभी भी बात नहीं बनेगी, अभी भी स्टिल देयर इज अ फाइट बिटवीन बी एंड सी। तो मुझे और करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट। हम जानते हैं कि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन में पैसे का फ्लो नहीं होता, तो ये आके आ जाएगा सी। इसमें भी मैं श्योर हूँ कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्टिविटी, तो फोर्थ विल मैच विथ सी। फोर्थ का सी यहाँ पे बैठ गया है, और ओ हो यहाँ पे मैंने आंसर्स में दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं, वो मैं सही कर लूँगा, पर अभी के लिए आप समझिए इसमें बी है तो वो ऑप्शंस हो जाएंगे सही। मैं ये जानता हूँ कि जब कोई इन्वेस्टिंग कंपनी डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उनके लिए रूटीन एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक ऑप्शन में सही कर दूंगा। वेल, अगला क्वेश्चन है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगेन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड उसे मिलता है जो इन्वेस्ट करता है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये ऐसे मैच हो गया। मैं तो कह रहा हूँ बस सारा मत करो, आप तो एक को डी के साथ मिला लो। हालांकि आप स्मार्ट हो तो एग्जामिनर भी स्मार्ट है, बट फिर भी ट्राई करने में क्या ही दिक्कत है। एक के साथ डी होगा मैच, तो ये ऑप्शन गया, ये है, ये है, ये है। ओके, इस बार तो तीन जने रेस में है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय अ फाइनेंस कंपनी, एक वित्त कंपनी प्रतिभूतियों को खरीदती बेचती है, तो ये उनके लिए रूटीन एक्टिविटी है, इट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर देम। तो ये मेरा सेकंड के साथ सी मैच हो गया, सेकंड सी, तो ये अब एलिमिनेट हो गया, ये है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आंसर वैसे आ चुका है, पर मैं फिर और क्वेश्चन अभी तो करूँगा। बायबैक ऑफ ओन शेयर, एक कंपनी जब अपने ही शेयर्स को पहले इशू करती है और बायबैक कर लेती है, पुनर्खरीद कर लेती है, तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपका थर्ड के साथ ए मैच हो जाएगा, बिल्कुल सही है, थर्ड के साथ ए मैच हो जाएगा। और एक और है परचेज ऑफ हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जब आप अत्यंत तरल प्रतिभूतियां खरीदते हो तो इट इज़ नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस, तो ये फोर्थ जाके कनेक्ट होगा बी के साथ, तो फोर्थ जगह बी, तो इसका आंसर सिंपली डी रहने वाला है। हमने सारे ऑप्शन मिला लिए हैं। वेल, अगला क्वेश्चन इसी तरह का लगातार तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे मैंने अभी बताया, हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है, और जब हम उनका बायबैक करेंगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। ए जाके 4 के साथ कनेक्ट हुआ है, A4 यहाँ पे है, ओके, ठीक है। इसके बाद अच्छा ऑप्शन थोड़े नीचे होते, लेकिन वेल मेरा आंसर आ गया है, A4 केवल यहीं पे है, तो मेरे ख्याल से आंसर यही होने वाला है। बाकी और पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यू इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, हमने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया, नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ये बी आपका जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मैच हो जाएगा कि आपने विनियोग किया, नतीजे के तौर पे हमें ब्याज मिला, तो ये विनियोग गतिविधि ही माना जाएगा। तो बी 3 के साथ कनेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है, मैच हुआ है। आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान, हमने सप्लायर को पेमेंट किया, ये रूटीन बात है, हम उनसे माल मंगाते हैं, पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन गतिविधि। तो आपका सी सेकंड के साथ मैच हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। और बैंक में अगर आपने रोकड़ जमा कराए तो इट्स लाइक एक लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकाल के राइट पॉकेट में डाल देना। अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हो या बैंक से पैसा निकालते हो तो उसमें किसी तरह का कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो नहीं होता है, बस कैश घूम जाता है। कह लो कि हार्ड कैश जो होता है वो सॉफ्ट कैश में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बैंक डी आपका फर्स्ट के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा।
यस, तो नो डाउट ए इसका आंसर रहने वाला है। बिल्कुल ठीक। आगे बात कर लेते हैं। कहता है रोकड़ समतुल्य। जब हम बार बार कैश फ्लो पढ़ते हैं तो एक आइटम हम पढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए होंगे तो लास्ट में जाके हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सब लिखते हैं। तो ये पूछता है कैश इक्विवेलेंट होता क्या है, तो सिंपली ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसको हम कभी भी कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक होता है कैश का पैसा, एक होता है अकाउंट में पैसा। इन दोनों को कैश में ही वर्ड काउंट करते हैं। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस टर्म्ड एज कैश फॉर दिस पर्पस। एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो ये कहलाएगा अल्पकाल के लिए तरल प्रतिभूतियों में विनियोग, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड सिक्योरिटी फॉर द शॉर्ट टर्म। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, चलिए वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमि को क्रय करने के प्रतिफल में समता अंशों का निर्गमन किया। मतलब हमने किसी से लैंड एक्वायर किया तो एंट्री हो जाएगी लाइक लैंड टू वेंडर, अगर आप 2 एंट्रियां करें, और फिर हमने वेंडर को कहा कि यार हम आपको इक्विटी शेयर इशू करेंगे बदले में, तो दूसरी एंट्री हुई वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप 2 एंट्रियों को एक बनाना चाहो तो वेंडर से वेंडर कैंसिल हो जाएगा, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट। तो एंट्री आपकी बनी लैंड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसकी एंट्री में आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कैश इनफ्लो नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रोकड़। रोकड़ समतुल्यों का ना तो स्रोत है ना ही उपयोग है, बिल्कुल सही है। सेकंड में लिखा है उपयोग है कि पैसा गया। थर्ड में लिखा है स्रोत है कि पैसा आया। नो, इट इज़ नाइदर अ सोर्स नॉर एन एप्लीकेशन। ठीक है, इसका आंसर सिंपली ए रहने वाला है। वेल 10वां क्वेश्चन कहता है ABC लिमिटेड के पास मशीनरी है जिसकी WDV 8,60,000 रुपये थी एट द स्टार्टिंग। तारीख पढ़ के मैंने स्टार्टिंग बोला, और एंड में 9.5 लाख थी। वर्ष के लिए मूल्यह्रास 40,000 रुपये था। वर्ष की शुरुआत में मशीन का एक हिस्सा 25,000 में बेचा गया जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी। तो निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह की गणना कीजिए। तो एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको अकाउंट्स अच्छी आती है वो कर पाएगा। वेल ये मैंने अकाउंट बनाया, अभी मैंने ऑप्शन नहीं देखे क्योंकि फिर जगह कम बचेगी। ये मैंने मशीन अकाउंट बनाया। बीइंग एन एसेट्स मशीन अकाउंट स्टार्ट्स विद डेबिट साइड टू बैलेंस BD। तो यहाँ पे हमने मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिखा विच इज़ 8,60,000। यहाँ हमने लिखा बाय बैलेंस CD। यहाँ पे हमने मशीन का क्लोजिंग बैलेंस लिखा, वो लिखा 9,50,000। तो आपका मशीन इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। इनका ये कहना है कि डेप्रीसिएशन लगाया गया, तो इस तरह की एंट्री हुई होगी डेप्रीसिएशन टू मशीन। और अगर ये एंट्री हुई होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली डेप्रीसिएशन को इन्होंने पोस्ट भी किया होगा। 40,000 रुपये से लेजर के रूल हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इन्होंने एक मशीन को सेल किया था और इसकी एंट्री हुई होगी कैश टू मशीन। जब इन्होंने मशीन को बेचा होगा तो एंट्री कैश टू मशीन हुई होगी। और भूल ना जाना इन्होंने 5,000 कमाया है तो एक एंट्री मशीन टू P&L भी हुई होगी। तो एक एंट्री है कैश टू मशीन, इसको आप पोस्ट करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, और एक एंट्री है मशीन टू P&L जिसको आप पोस्ट करेंगे डेबिट साइड। तो आप देखेंगे कि आपका 9,50 और 40 9,90 और यहाँ पे CR साइड का टोटल हो गया है 10,15,000। और आपका दोनों साइड की तरफ गैप है, इधर की जो जोड़ है वो 8,65,000 है। 8,65,000 9 15 10 15। वेल तो यहाँ पे टू कैश आया है कि सर समझ नहीं आता। देखो क्रेडिट साइड 10-15 है तो आपको डेबिट साइड को इक्वल करना पड़ेगा, और इन्होंने इतने रुपए का परचेज किया होगा। तो मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में 2 एक्टिविटीज़ निकल के आती हैं। एक आती है परचेज ऑफ मशीन, ये फिगर हिडन था और इस फिगर की वजह से मेरा 1.5 लाख रुपया गया होगा। और एक बात इन्होंने साफ साफ लिखी थी मशीन सोल्ड, उस वजह से 25,000 रुपये आया होगा। इस आया और गया को समझें तो 1,25,000 रुपया नेट आउटफ्लो है। तो इन्होंने पूछा है कि बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या नतीजा रहेगा। तो आंसर पहला है 1,25 पॉजिटिव, दूसरा आंसर है 1,25 नेगेटिव। कि सर नेगेटिव कहाँ लिखा हुआ है? ब्रैकेट में अमाउंट मतलब नेगेटिव अमाउंट। तो इसका आंसर 1,25,000 रुपये नेगेटिव आएगा। मैंने पूरा आपको मशीन अकाउंट बना के बताया, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा साफ सुथरा आपको दिख जाएगा। ये वो मशीन अकाउंट है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और बाय द वे अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको सिंपली भेज देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। Ninja Limited has balance in provision for tax account of 50,000 and 75,000 as on 31st March 2018 and 19 respectively. It made a provision for tax during the year of 65,000. The amount of tax paid during the year was. अब आपको टैक्स आपने कितना चुकाया उसका आपको अमाउंट बताना है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आप करेंगे कैसे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हमें देना है, इट्स अ लायबिलिटी, तो इसका CR नेचर होता है। तो बाय बैलेंस BD, इनका स्टार्टिंग बैलेंस था 50,000 रुपी और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 75,000। इन्होंने मेन बात बताई है कि इन्होंने 65,000 का प्रोविज़न ड्यूरिंग द ईयर किया है। जब आप प्रोविज़न बनाते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, प्रोविज़न रिजर्व वाला टॉपिक भी आपके कोर्स में है, तो जब आप 65,000 का प्रोविज़न बनाएंगे तो वो P&L के माध्यम से बनेगा। तो P&L DR होगा और टू प्रोविज़न फॉर टैक्स, इस तरह की एंट्री होगी जब आप प्रोविज़न बनाएंगे। थोड़ा सा सर्दी लग गया है मुझे, सॉरी। तो 65,000 रुपया एंट्री हो जाएगी P&L टू प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो ये आपकी एंट्री होगी। इससे आपका क्रेडिट साइड आएगा 1,15,000 रुपया, और ये जो डेबिट साइड का गैप है इसका मतलब आपने इतना टैक्स चुकाया है। कि सर हमको समझ नहीं आया, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इनका ये कहना है कि 50,000 का प्रोविज़न हमारे पास पहले से बना हुआ था और 65,000 रुपये का प्रोविज़न अभी और बनाया, तो 1,15,000 रुपये का प्रोविज़न इन्होंने बनाया। 75,000 रुपये प्रोविज़न अकाउंट में मौजूद हैं, इसका मतलब बाकी इन्होंने चुका दिया है। तो 40,000 रुपया इन्होंने टैक्स ड्यूरिंग द ईयर चुकाया है। इनकम टैक्स का पेमेंट कहाँ जाता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। चूँकि पैसा गया है तो ये आउटफ्लो माना जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा था कि कितना टैक्स चुकाया, तो 40,000 इसका आंसर होगा, C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश। अगर आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो इसमें किसी तरह का फ्लो नहीं है। अगर आप कैश बुक वाला टॉपिक पढ़ते तो आप एक एंट्री करते कि सर कैश आया, बैंक गया, हमारा कैश बैलेंस प्लस होगा, बैंक बैलेंस माइनस होगा, लेकिन ओवरऑल कोई कैश फ्लो नहीं होगा। अगर हमने 20,000 रुपये के डिवेंचर वेंडर को दिए हैं मशीनरी के बदले में, तो इसमें भी कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने मशीन खरीदी, बदले में डिवेंचर दिए, तो किसी तरह का फ्लो नहीं होगा। अगर हमें डेटर से 19,000 मिले हैं तो डेफिनेटली कैश इनफ्लो है, हमारे पास पैसा आया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
और अगर हमने 10,000 का चेक बैंक में जमा कराया है तो किसी तरह का फ्लो नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा। डेटर से पैसा मिलने की वजह से हमारे पास पैसे का फ्लो होगा, बाकी और कोई रीज़न फ्लो का नहीं है। आगे बात करें। द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग क्लासिफाइड एज पर दिस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5463। तो ये जो कह रहा है कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से बांटा जाता है, तो इसका आंसर है AS3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज्ड, संशोधित की वजह से ऐसा किया जाता है। एक और बात बता दूं, AS के बाद इंड AS अब आ गए हैं और कैश फ्लो के लिए इंड AS 7 होता है और एक होता है IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें भी इसका नंबर 7वां है। तो आपको याद रखना है, अगर AS वाले ऑप्शन आए तो आपको AS में AS3 चुनना है, ब्रैकेट में रिवाइज्ड लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर AS की जगह इंड AS वाले ऑप्शन आ गए, ऐसा होता है अक्सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में होते हैं तो उसमें तो इंड AS पे ही क्वेश्चन आता है, तो इंड AS के हिसाब से इसका आंसर 7 होगा। और किस्मत ख़राब रहे और IAS आ जाए तो IAS कलेक्टर साहब नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 7 है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ हिंट में लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन रिवाइज्ड AS3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड जो है उसमें आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बात समझने की है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के ये दोनों मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और एक राज की बात और बता दूं, 3 जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये राज की बात नहीं है, वो अब बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में इसको सॉल्व करने का तरीका एक जैसा होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी सॉल्व करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में तरीका एक जैसा होता है। केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट में अलग होता है और इनडायरेक्ट में अलग होता है। अब वो कैसे होता है वो तो लंबी विद्या है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं तो उसमें भी केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फ्लो को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाता है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को सॉल्व करने का तरीका दोनों ही मेथड में एक जैसा रहता है। तो खैर, जो मुझे बात बतानी थी वो बता चुका। अगला क्वेश्चन कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इन प्रेजेंटेड टू स्टेट। रोकर मतलब ये कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है क्या बताने के लिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो तो हमें बैलेंस शीट से ही दिख जाते, तो इसने क्या किया। सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है। ये हमें यही बताता है कि कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ कैश गया। जैसे कई दुकानदार जो होते हैं वो कहता है यार हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं पर पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो पता क्यों नहीं चल रहा, तो इसलिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, आपको सब पता लग जाएगा कि आपके पास कितना कहाँ से कैश आ रहा है और कितना कहाँ को कैश जा रहा है। और ये जो आंसर है ना, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये फंड फ्लो का आंसर है। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताने का काम करता है। लेकिन अभी तो अपन कैश फ्लो वाले टॉपिक पे हैं तो परेशान नहीं होते, इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको गुड्स सेल करने से पैसा मिला, नो डाउट इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन गतिविधि है। अगर आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, परिचालन गतिविधि है। अगर आपको कैश मिला है फिक्स्ड एसेट्स बेचने से तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि कभी आपने मशीन में, फर्नीचर में, बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अब आप उसको सेल कर रहे हैं, अपना पैसा वसूल कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी। और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, सेल परचेज करते हैं तो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, तो इनकम टैक्स का पेमेंट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक थोड़ा सा पॉइंट बताऊं आपको। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हो और फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन फिक्स्ड एसेट सेल करने की वजह से जो कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। वापस बोलूं, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने की वजह से अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। वो कैपिटल गेन टैक्स अगर आप भरते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन अगर ये रूटीन इनकम टैक्स पूछे तो रूटीन इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। जो ट्रेजरी बिल होते हैं जिनको टी बिल बोलते हैं, अगर आप टी बिल ट्रेजरी बिल खरीदते हो तो इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जमा प्रमाण पत्र, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैटेगरी में आते हैं। कमर्शियल पेपर जिसको पॉपुलरली सीपी बोलते हैं, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। लेकिन ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जिनको अपन बीआरबीपी बोलते हैं, तो ये जो बीआरबीपी होते हैं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन में नहीं आते। तो बस यही पूछा था कौन नहीं आते, बता तो दिया। चलिए आगे, एक्स लिमिटेड के पास निम्नलिखित शेष थे। स्टार्टिंग में इनके पास इन्वेस्टमेंट थे 30 के, बाद में इनके पास इन्वेस्टमेंट थे 40 के, और इन्होंने बीच में ये कहा है कि इन्होंने अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 40% को सेल किया है। तो बताओ कितना कैश इनका उपयोग हुआ। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मशीन का क्वेश्चन आया था। आपके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया है, थोड़े से ईयर्स आगे पीछे हो गए हैं इंग्लिश में, पर फिर भी 2024 का एंड, यू कैन से 25 का बिगिनिंग, 25 के बिगिनिंग में इनके पास 30,000 इन्वेस्टमेंट था, और बाय सीडी यानी 31 दिसंबर 25 के अंत में इनके पास 40,000 के इन्वेस्टमेंट थे। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भर दिए, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेचा है तो इस तरह की एंट्री हुई होगी कैश टू इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन है कि किसको बेचा, तो इन्होंने ये जो शुरू वाले हैं इसका 40% पार्ट बेचा, तो 12,000 का पार्ट बेचा, और इन्होंने कहा कि हमने 1,400 रुपये का प्रॉफिट लेके बेचा। तो इसका मतलब इन्होंने 13,400 रुपये की सेल की है। कैश टू इन्वेस्टमेंट इसे आप पोस्ट करोगे तो इस तरह से पोस्ट होगा 13,400 रुपये की सेल की एंट्री। पर भूल मत जाना, आपको एक एंट्री ये भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट टू P&L, आपको 1,400 रुपये के प्रॉफिट की एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट टू P&L 1,400 रुपया। अब आप ये देखो कि आपकी क्रेडिट साइड आ रही है 53,400 और यहाँ पे हो रहा है 31,400। तो आपके पास ये जो गैप आएगा ये ऑलमोस्ट 22,000 रुपये का गैप आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं वो 22,000 के हैं। 22,000 का फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, तो 22,000 इनका गया है, 22,000 इनका गया है, और इससे पहले 13,400 रुपये इनके पास आया भी था। अगर आप इस प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करो तो 8,600 रुपया नेट गया है। तो नेट कैश जो यूज़ हुआ है वो है 8,600। इसका आंसर सी रहेगा। आप ये अकाउंट बना के तसल्ली कर लेना, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, विच इज़ नॉट अ कैश इनफ्लो। तो डेटर्स डिक्रीज होगा, डेटर्स घटा मतलब करंट एसेट्स घटा, तो करंट एसेट्स घटेगा तो पैसा आएगा। इश्यू ऑफ शेयर से भी पैसा आएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे यानी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो मतलब हमने पैसा उनको दे दिया। क्रेडिटर डिक्रीज मतलब हमने उनको पेमेंट किया तो पैसा गया। और सेल ऑफ फिक्स एसेट से पैसा आएगा। तो ऑड वन आउट से भी पहचान सकते हो सकता है इसके क्वेश्चन की जगह यूँ लिखा होता फाइंड आउट ऑड वन आउट, इनमें से विषम को पहचाने। तो ए बी और डी में तो पैसा आ रहा है लेकिन डिक्रीज इन क्रेडिटर की वजह से पैसा जा रहा है। तो इसके अंदर कह सकते हो कि रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, उल्टा रोकड़ बहिर्वाह है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2024-25 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग 7 लाख। मतलब एक कंपनी ने अपना प्रॉफिट निकाला और 7 लाख रुपए निकाला और उन्होंने इन आइटम्स को शामिल कर रखा है। जैसे इन्होंने जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ इसे अपने P&L में शामिल किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से नतीजा निकालते समय आपको ये 1 लाख रुपया माइनस करना होगा। किसा समझ में नहीं आया। हमारा P&L 7 लाख का प्रॉफिट दिखाता है, उसमें 1 लाख का फालतू प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसे माइनस करना होगा। ये जो हमने सेकेंड आइटम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है उसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो इसे वापस ऐड बैक करेंगे। ये जो फर्नीचर एंड फिक्सचर पे डेप्रिसिएशन हमने लगाया है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो उसे ऐड बैक करेंगे।
पेटेंट को राइट ऑफ करने के चक्कर में भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो इसे भी ऐड बैक करेंगे। फिक्स्ड असेट्स को सेल करते समय लॉस होने की वजह से भी प्रॉफिट कम हो गया होगा तो उसे भी ऐड बैक करेंगे। तो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ऐड बैक करना, यही इनडायरेक्ट मेथड में होता है। और 7 लाख में से 1 गया तो 6, फिर 2 जुड़ गया 8, 3 जुड़ गया 11, 4 जुड़ गया 15, 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15,15,000। यानी P&L को देखें तो हमें लगता है कि हमारे पास 7 लाख रुपए आया है, लेकिन जब आप पूरा प्लस माइनस करोगे तो आपके पास जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आया है वो 15,15,000 है। एक बात और है, अभी इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट बाकी है, वो आप लंबे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी प्लस माइनस करते हैं। बट अभी के लिए आप कह सकते हैं कि आपके पास ट्रूली बिजनेस चलाने से 15,15,000 रुपये आया है। मैं आपको बस एक बात लास्ट बता दूं, इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश एक्टिविटीज़ और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को एडजस्ट किया जाता है। नॉन कैश एक्टिविटीज़ और नॉन एडजस्टिंग एक्टिविटी को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को एडजस्ट किया जाता है। 15,15,000 इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और 15,15,000 आंसर आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐप हमारा डाउनलोड कीजिएगा, PDF के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं।